नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एलपीजी की बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, मोदी सरकार किस्तों में कर रही है ईंधन की लूट। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बढ़ती महंगाई पर सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। गहलोत बोले, मोदी सरकार की नीतियां हो गई हैं फेल। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि दिल्ली में दोबारा शुरू होगा किसान आंदोलन, सरकार पर लग रहे वादा खिलाफी के आरोप। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मौलाना मदनी बोले, ज्ञानव्यापी मामले को सड़क पर ना लाएं, मीडिया पर लगाए गंभीर आरोप। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार में बीजेपी नेता के घर पर चला बुलडोजर, बोले नहीं मिला नोटिस, प्रशासन ने कहा एक्शन जारी रहेगा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप भी बढ़ती महंगाई के लिए सिर्फ और सिर्फ भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। रसोई गैस एलपीजी की लगातार बढ़ रही कीमतों को लेकर गुरुवार को कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा। दरअसल दोस्तों, भाजपा की आलोचना करते हुए कांग्रेस ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की ईंधन लूट हर दिन छोटी या बड़ी किस्तों में हो रही है। केंद्र की आलोचना करते हुए कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 45 दिनों में 100 रुपए की ज़्यादा बढ़ गई है और फिर से गैस के दाम में 3.5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बढ़ती महंगाई पर सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। गहलोत बोले, मोदी सरकार की नीतियां हैं फेल। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर पीएम मोदी पर निशाना उन्होंने साधा है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा, ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियां फेल हो चुकी हैं, इनके पास महंगाई को काबू रखने की कोई नीति नहीं है। सीएम गहलोत ने अपने दूसरे ट्वीट में पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि प्रधानमंत्री और एनडीए सरकार का ध्यान मंदिर मस्जिद के मुद्दों पर भटकाने की बजाय अपना ध्यान बेरोजगारी को हल करने एवं महंगाई को काबू करने में लगाना चाहिए। सीएम गहलोत ने कहा कि आसमान छूती कीमतों को लेकर मोदी सरकार गंभीर नहीं है। रिकॉर्ड कायम करती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी और अहम मुद्दों से ध्यान भटकाकर जाति धर्म पर राजनीति को मुद्दा बनाया जा रहा है। सीएम ने कहा कि देश में थोक महंगाई दर 15.08% के रिकॉर्ड पर पहुंच गई है। पिछले एक साल से थोक महंगाई दर 10% से अधिक है। महंगाई ने आमजन का जीवन मुश्किल कर दिया है, लेकिन एनडीए सरकार धर्म जाति के नाम पर आपस में तनाव बनाए रखना चाहती है, जिससे महंगाई और बेरोजगारी पर कोई चर्चा ना हो सके। पेट्रोल डीजल के बाद अब खाद्य सामग्री भी आम जन की पहुंच से बाहर होती जा रही है। रुपये का मूल्य लगातार गिरकर $1 77.74 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया है, जिससे आयात की जाने वाली सभी वस्तुओं के दाम निरंतर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में दोबारा शुरू होगा किसान आंदोलन, सरकार पर लग रहे वादा खिलाफी के आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाते हुए किसान एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में आंदोलन करने की तैयारी में है। हरिद्वार में होने वाले किसान सम्मेलन में इसे लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। दिल्ली में व्यापक स्तर पर दोबारा शुरू होगा किसान आंदोलन। ये जानकारी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने दी है। टिकैत करनाल के गांव सैकड़ा में एक दिवसीय अधिवेशन में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की है, इसीलिए जल्द ही दिल्ली में व्यापक स्तर पर किसान आंदोलन दोबारा शुरू किया जाएगा। फिलहाल इसकी रूपरेखा बनाई जा रही है और हरिद्वार में होने वाले किसी किसान सम्मेलन में आंदोलन को लेकर रणनीति तय की जाएगी। टिकैत ने कहा कि ये सम्मेलन अगले महीने जून में आयोजित किया जाएगा और इसमें तय होगा कि किसान आंदोलन कब शुरू किया जाए। पंजाब में किसानों के बोनस को लेकर चल रहे प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले किसानों से जो वादे किए थे उन्हें अब तक वो पूरा नहीं कर पाई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मौलाना मदनी का बड़ा बयान, बोले ज्ञानव्यापी मस्जिद को सड़क पर ना लाएं, मीडिया पर भी लगाए गंभीर आरोप। जी हाँ दोस्तों, ज्ञानव्यापी मस्जिद मुद्दे पर बुधवार को जारी बयान में जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि ये मामला सांप्रदायिक तत्वों की शरारत की वजह से इन दिनों सार्वजनिक और न्यायिक स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है और कहा कि कुछ असामाजिक तत्व और पक्षपाती मीडिया इसे भावनात्मक लबादे में लपेटकर दो समुदायों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि ज्ञानव्यापी मस्जिद जैसे मुद्दों को सड़क पर न लाया जाए। उन्होंने कहा कि इस मामले के साथ साथ सभी प्रकार के सार्वजनिक प्रदर्शनों से बचा जाए, क्योंकि मस्जिद
प्रबंधन तंत्र पक्षकार के रूप में विभिन्न अदालतों में मजबूती के साथ मुकदमा लड़ रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि बिहार से आ रही है। बिहार में बीजेपी नेता के घर पर चला बुलडोजर, बोले नहीं मिला नोटिस, प्रशासन ने कहा एक्शन जारी रहेगा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार में भी बुलडोजर चर्चा में है। बिहार के शेखपुरा में भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर पर बुलडोजर चला है। शेखपुरा जिला अध्यक्ष अरविंद सिंह के मकान पर बुलडोजर अनुमंडल पदाधिकारी निशांत के आदेश पर चलाया गया है और बुलडोजर चलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रशासन पर कार्रवाई से पहले नोटिस नहीं देने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण था तो तोड़ा गया और आगे भी ये एक्शन जारी रहेगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि शेखपुरा नगर परिषद में बिजली ऑफिस के सामने बीजेपी जिला उपाध्यक्ष अरविंद सिंह का मकान है। कई सालों से गैर मजरूआ जमीन को लेकर यहां विवाद चल रहा है। बीजेपी नेता के मुताबिक ये पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले देश की अर्थव्यवस्था को भाजपा ने चंद पूंजी घरानों के पास बंधक बना दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को भाजपा ने चंद पूंजी घरानों के पास बंधक बना दिया है। जनता कंगाल होकर कराह रही है, जबकि अमीर हर रोज समृद्धि और संपन्नता के नए शिखर छू रहे हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन बनाने की दंभपूर्ण घोषणा तो दोहराई जाती रही है, लेकिन यथार्थ में यह प्रदेश अब हर क्षेत्र में पिछड़ता ही चला जा रहा है। भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश अपने सरकार के कार्यकाल को याद करें, जिसमें सिर्फ घोटाले हुए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि दैनिक आवश्यकताओं की सभी चीजें, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, बिजली एवं खाने का तेल, खाद्य वस्तुएं सहित अन्य घरेलू सामान महंगा हो गया है। परिवारों का औसत खर्च 4 महीने में 43% बढ़ गया है। बच्चों की पढ़ाई और बुजुर्गों की दवाई की खरीद लोगों की जेब से बाहर है और भाजपा सरकार में महंगाई के शिकार लोग बद से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। आम आदमी के लिए आगे की जिंदगी चलाना आसान नहीं रह गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान समेत कई स्टार के खिलाफ याचिका, पान मसाला के विज्ञापन को लेकर परिवाद। जी हाँ दोस्तों, सीजेएम कोर्ट में फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अजय देवगन, रणदीप सिंह पर पान मसाला का प्रचार करने को लेकर आईपीसी की धारा 467, 468, 420, 120B, 311 के तहत परिवाद दर्ज कराया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने यह परिवाद दर्ज कराया है। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 27 मई तय की है और कोर्ट 27 मई को तय करेगा कि परिवाद को स्वीकार किया जाए या अस्वीकार। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिंदुत्व का ढोंग कर महंगाई और रोजगार के सवालों से बच रही है भाजपा, खास बातचीत में बोली शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में हिंदुत्व के मुद्दों को लेकर शिवसेना और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है। शिवसेना के खिलाफ राज ठाकरे भी मोर्चा खोले हुए हैं और इसी बीच उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार में आपसी मतभेद सामने आ रहे हैं। शिवसेना के लिए सरकार चलाने से कहीं ज़्यादा बड़ी चुनौती अपने वोट बैंक के बीच ये भरोसा बनाए रखने की है कि उसने अपनी विचारधारा का त्याग नहीं किया है। हिंदुत्व को वो कैसे परिभाषित कर रही है, राज ठाकरे उसके सामने क्या मुश्किल खड़ी कर सकते हैं और ऐसे में राज्य सरकार के लिए कितना खतरा है। इन तमाम सवालों पर शिवसेना नेता एवं सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने जवाब दिया है। और दोस्तों रुक करते हैं ज्ञान व्यापी मस्जिद पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बनाई लीगल कमेटी, आंदोलन शुरू करने की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब पूजा स्थल अधिनियम 1991 की बारीकी से समीक्षा करेगा और इसके लिए बोर्ड ने एक लीगल कमेटी गठित कर दी है। इस कमेटी में कासिम रसूल, इलियास, कमाल फारूकी, फुजैल अयूबी समेत कई सारे लोग शामिल हैं। कमेटी वाराणसी की ज्ञान व्यापी मस्जिद और अन्य मस्जिदों से संबंधित सभी मामलों की विस्तार से समीक्षा करेगी ताकि उसी के आधार पर वो आगे की कानूनी लड़ाई लड़ी जा सके। और बोर्ड ने कहा कि अगर ज़रूरी हुआ तो वो इस मामले को लेकर एक शांतिपूर्ण जन आंदोलन भी शुरू कर सकते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बैठक में कहा कि ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले को लेकर यूपी सरकार, केंद्र सरकार, खुद को धर्मनिरपेक्ष बताने वाले राजनीतिक दल खामोश बैठ गए हैं। वहीं कोर्ट ने भी अल्पसंख्यक और पीड़ितों को निराश किया है। बोर्ड ने कहा कि अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन मुसलमानों को इस मामले में धैर्य बनाए रखना है। बोर्ड ने ऐसी घटनाओं पर सरकार की चुप्पी को आपराधिक कृत्य करार दिया है और उसने कहा कि इसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता।
दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर ओवैसी, अखिलेश यादव और मायावती सहित तमाम नेताओं ने यूपी सरकार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे का काम खत्म हो गया है और सोमवार को सर्वे की टीम ने नंदी की मूर्ति के पास बने कुएं का भी सर्वे किया। इस बीच हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि मस्जिद परिसर में वजू के लिए बने तालाब में शिवलिंग बना हुआ है और इसके बाद कोर्ट ने तालाब के आसपास के इलाके को सील करने का आदेश दिया था। मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। वहीं ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर हो रहे विवाद के बीच अब यूपी की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। वहीं AIMIM प्रमुख ओवैसी से लेकर अखिलेश यादव सहित तमाम नेताओं ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। दोस्तों आपको बता दें कि किसने क्या कहा। दरअसल दोस्तों, ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर हो रहे विवाद के बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़े न्यूज चैनल से कहा कि सुप्रीम कोर्ट को मामले पर रोक लगानी चाहिए। ओवैसी ने कहा कि देश आस्था से नहीं संविधान से चलेगा। उन्होंने ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर हुए सर्वे को गलत ठहराते हुए कहा कि ये 1991 के एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। ओवैसी ने सर्वोच्च अदालत से न्याय की उम्मीद की बात की थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 21 मई को सभी विधायकों के साथ अखिलेश यादव करेंगे बैठक, भाजपा को घेरने के लिए बुलाइए बैठक। जी हां दोस्तों, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के सभी विधायकों की बैठक 21 मई को बुलाई है और यूपी विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले अखिलेश यादव की तरफ से बुलाई गई बैठक में योगी सरकार को भेजने का एजेंडा तैयार किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के कार्यालय की तरफ से सभी विधायकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बैठक में आना अनिवार्य है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में शाम 5 बजे ये बैठक आयोजित की जाएगी। अखिलेश यादव ने सपा के विधायक मनोज पांडे को मुख्य सचेतक बनाया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान में सचिन पायलट ने बढ़ती महंगाई पर बीजेपी को खूब कोसा, कहा ये लोग देशवासी के गुनहगार। जी हां दोस्तों, पूर्व उप मुख्यमंत्री और विधायक सचिन पायलट ने बढ़ती महंगाई को लेकर बुधवार को केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी नीत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों की कमाई लूटने वाली बीजेपी हर देशवासी की गुनहगार बन गई है। पायलट ने ट्वीट किया कि केंद्र सरकार के दिशाहीन और विफल शासन में महंगाई और बेरोजगारी दिन प्रतिदिन नए रिकॉर्ड बना रही है। अप्रैल महीने में थोक महंगाई दर 15.08% दर्ज किए जाने के साथ ही देश में महंगाई 24 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। खाद्य वस्तुओं से लेकर जींस तक के महंगा होने के कारण थोक कीमतों पर आधारित मुद्रास्फीति अप्रैल में बढ़कर 15.08% के रिकॉर्ड उच्चतर स्तर पर पहुंच गई है। पायलट ने कहा कि लोगों की कमाई और बचत लूटने वाली बीजेपी हर देशवासी की गुनहगार बन चुकी है। इससे पहले सचिन पायलट ने शनिवार को कहा था कि कांग्रेस को फिर से मजबूत बनाने और केंद्र की सत्ता में वापस लाने के लिए जरूरी है कि संगठन के सभी लोग मिलकर एकजुट होकर काम करें। उन्होंने पार्टी के चिंतन शिविर से इतर संवाददाताओं से बातचीत में ये भी कहा कि वरिष्ठ नेताओं और युवा नेताओं सभी को सामूहिक प्रयास करने होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा संगठन में बड़े बदलावों की पैरवी किए जाने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ये पूरे देश में कांग्रेस के भीतर बदलाव की बात कही गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली के LG अनिल बैजल का अचानक इस्तीफा, निजी कारणों का दिया हवाला। जी हां दोस्तों, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। जानकारी के मुताबिक उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है। नजीब जंग के बाद वो दिल्ली के LG बने थे। उन्हें दिसंबर 2016 में उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। प्रशासन को लेकर अक्सर उनके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ मतभेद रहते थे। 30 दिसंबर 1921 को बैजल का कार्यकाल पूरा हो गया था, लेकिन उन्हें सेवा में विस्तार दिया गया था। वो 5 साल तक दिल्ली के उपराज्यपाल रहे। अधिकारियों को लेकर भी दिल्ली के CM केजरीवाल और LG के बीच विवाद होता रहा है। बैजल 1969 बैच के IAS ऑफिसर रहे हैं और वो दिल्ली के 21वें उपराज्यपाल बनाए गए थे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल के बाद प्रियंका गांधी ने भी केंद्र सरकार को घेरा, कहा डेली खर्च के लिए लोगों को लेना पड़ सकता है लोन। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी ने देश में बढ़ती महंगाई को लेकर गुरुवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार की एक भी नीति मध्यम वर्ग और गरीबों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से नहीं बनाई गई है। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि स्थिति ऐसी हो गई है कि लोगों को अपने रोजाना खर्च के लिए लोन लेना पड़ सकता है। प्रियंका गांधी ने हिंदी में एक ट्वीट में कहा कि बीजेपी सरकार की एक भी आर्थिक नीति नहीं है जो मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग की आय बढ़ा सके और उनका
खर्च कम कर सके। उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग के लोगों और गरीबों को डर है कि उन्हें अपने दैनिक खर्चों के लिए कर्ज लेना पड़ सकता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजीव गांधी का हत्यारा रिहा हो गया, पीएम मोदी बताए कि क्या यही है राष्ट्रवाद। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का मोदी सरकार पर तंज। जी हां दोस्तों, राजीव गांधी के हत्यारे एजी पेरारीवलन को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया। इस पर कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया आने लगी है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि इस सरकार में राजीव गांधी के हत्यारों को छोड़ दिया गया है। मोदी बताएं कि क्या यही राष्ट्रवाद है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दुखी हैं। ये फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि कोर्ट ने राजीव गांधी के एक हत्यारे को रिहा कर दिया। सुरजेवाला ने कहा कि तमिलनाडु के तत्कालीन गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित और राष्ट्रपति के फैसले नहीं लेने की वजह से कोर्ट ने यह फैसला दिया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश के लिए दुखद दिन है आज और राजीव गांधी कांग्रेस के नेता नहीं देश के प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पेरारीवलन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पेरारीवलन की रिहाई का आदेश दिया है और अदालत ने जेल में अच्छे बर्ताव के कारण उसे रिहा करने का आदेश दिया है। जस्टिस एल नागेश्वर की बेंच ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए उसे रिहा करने का आदेश दिया है। पेरारीवलन 30 साल से ज़्यादा लंबे वक्त से जेल में बंद था। आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को अपने समक्ष किसी भी लंबित मामले या किसी भी मामले में इंसाफ के लिए जरूरी आदेश पारित करने का अधिकार देता है। दोस्तों, इससे पहले 9 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एजी पेरारीवलन को जमानत दे दी थी, अब उसे रिहा कर दिया गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने जारी की प्रत्याशी चयन की गाइडलाइन, ओबीसी उम्मीदवारों को देगी 27% टिकट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में नगर निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर घमासान शुरू हो गया है। हालांकि राज्य चुनाव आयोग ने अभी अधिसूचना भी जारी नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट में शिवराज सिंह सरकार की ओर से लगाई गई याचिका पर फैसला आना अभी बाकी है। इस पर मंगलवार को सुनवाई हुई और चुनाव को लेकर 1-2 दिन में स्थिति साफ हो जाएगी। इसी बीच प्रदेश कांग्रेस ने उम्मीदवारों के चयन को लेकर निर्देश जारी कर दिया है। इसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत चुनावों में हर स्तर पर एक कमेटी तय की गई है। कांग्रेस जल्द ही प्रभारी और सह प्रभारियों की घोषणा करने वाली है। पार्टी ने तय किया है कि वो ओबीसी वर्ग के 27% उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने आगामी नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत चुनाव में प्रत्याशी चयन के लिए निर्देश जारी कर दिया है। उम्मीदवारों का चयन स्थानीय स्तर पर किया जाएगा। इसमें संबंधित जिला अध्यक्ष, महिला कांग्रेस अध्यक्ष, सेवा दल अध्यक्ष, युवा कांग्रेस अध्यक्ष और NSUI अध्यक्ष सदस्य के रूप में शामिल होंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में हजारों राशन कार्ड बंद करने जा रही है सरकार, कहीं आपका भी नाम तो नहीं शामिल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में सरकार बड़ी संख्या में राशन कार्ड रद्द करने जा रही है। राशन कार्ड बंद होने का असर सबसे अधिक उन लोगों पर होगा जो सरकारी ऑफिस में नौकरी करते हैं। सरकार के इस कदम में मामूली सैलरी पर काम करने वाले संविदा कर्मी भी आएंगे। सरकार ने इस पर बड़ा निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में शामिल अपात्रों के राशन कार्ड रद्द करने का निर्देश दिया है। जो लोग नियम के हिसाब से पात्र नहीं हैं, उनके कार्ड को बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों रुक करते हैं ज्ञानव्यापी विवाद पर। अखिलेश यादव ने किया बड़ा दावा, बीजेपी पर लगाए यह आरोप। जी हाँ दोस्तों, ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे को लेकर छिड़े कानूनी विवाद के बाद अब इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता पहले ही हिंदू पक्ष के दावे को खारिज कर चुके हैं। अब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मसले उठाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि ज्ञानव्यापी जैसे मुद्दों को जानबूझकर बीजेपी और उसके सहयोगियों की ओर से तूल दिया जा रहा है। तेल और खाद्य सामान महंगे हो चुके हैं और बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी को लेकर बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि बीजेपी के पास ऐसा पूरा नफरत वाला कैलेंडर है जिन मुद्दों को वो चुनाव आने तक लगातार उठाती रहेगी। निजीकरण पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि देश की संपत्ति को आज बेचा जा रहा है। बीजेपी 1 नेशन 1 राशन का नारा देती है, लेकिन अब 1 नेशन 1 बिजनेसमैन के मुताबिक काम करती दिख रही है। अखिलेश यादव के अलावा कई विपक्षी नेता ज्ञानव्यापी सर्वे को सियासी कदम बताकर बीजेपी पर निशाना साध चुके हैं। दोस्तों रुक करते हैं
लिए सोनिया गांधी ने कही पार्टी में बदलाव की बात, देश में नफरत के माहौल पर भी सरकार को घेरा। जी हाँ दोस्तों, उदयपुर में शुक्रवार को कांग्रेस के 3 दिवसीय नव संकल्प चिंतन शिविर की शुरुआत करते हुए पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दो टूक कहा कि संगठन के सामने अभूतपूर्व स्थिति है, हमें सुधारों और रणनीति में बदलावों की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा कि असाधारण परिस्थितियों का सामना असाधारण तरीके से ही किया जा सकता है। सोनिया गांधी ने अल्पसंख्यकों पर हमले का मुद्दा उठाते हुए जहां एक तरफ पीएम मोदी की चुप्पी पर निशाना साधा, तो वहीं बीजेपी पर देश में नफरत का माहौल बनाने का आरोप भी लगाया। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।